शायद कुछ लोगों को वो सबूत काफ़ी नहीं लगते हैं। तो कुछ भ्रांतियां फैला रखी हैं कि कोई कोई कहता है कुषाण तुर्क थे, कोई कहता है चीनी थे, और आपस में ये एक दूसरे का मजाक बनाते हैं। आज मैं सारी भ्रांतियां खत्म कर दूंगा आपके सामने। जो मेरे छोटे भाई हैं वो ध्यान से सुने ज़रूर। बड़े भाई, आदरणीय भाई जो हैं, वो भी अपने छोटों को बताएं कुषाणों के बारे में, कैसे क्या प्रूफ है हमारे पास जिससे कि हम उन्हें गुर्जर मानते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कुषाण कौन थे। कुषाण गुर्जर थे, लेकिन अब कुछ लोग कहने लगे हैं कि कुषाण गुर्जर तो छोड़ो, हिंदू ही नहीं थे, आर्य ही नहीं थे, और उनका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, जो कि एकदम गलत है। पूनम बहन, आपको भी राम राम, सॉरी। तो एनीवेज, तो हम कुषाण थे कौन? तो कुषाण आर्य थे, और आर्य भी ऐसे छोटे मोटे आर्य नहीं थे, वो सूर्यवंशी आर्य थे। और सूर्यवंशी आर्यों में भी जो सबसे प्रभावशाली परिवार रहा है सूर्यवंशी आर्यों का, श्री रामचंद्र जी का, उस परिवार के वो वंशज थे। श्री रामचंद्र जी के पुत्र कुश के नाम पर ही उनका नाम कुषाण पड़ा है। मैं आपको बताऊंगा, एक बहुत फेमस बौद्ध भिक्षु हुए हैं जो संस्कृत के प्रकांड पंडित हुआ करते थे, बल्कि बुद्ध बनने से पहले वो ब्राह्मण थे, और इतने प्रकांड संस्कृत के पंडित थे कि उनको शास्त्रार्थ में कोई भी नहीं हरा पाया था। वो मध्य भारत के क्षेत्र से थे, और जब वो बुद्ध भिक्षु बने, तो वो कनिष्क के समय में थे। तो कनिष्क ने उनको एक यज्ञ के लिए बुलाया, एक बुद्ध जो जिस तरह का यज्ञ करते हैं, अपनी आहुति वगैरह वो बुला करते हैं, उसके लिए बुलाया। तो उनकी उम्र ज़्यादा थी। उनका नाम था अश्वघोष। आप सबने नाम सुना होगा, बहुत फेमस बुद्धिस्ट लिटरेचर उन्होंने लिखे हैं, बल्कि बुद्ध चरिता जो बुद्ध के जीवन की कहानी है वो भी उन्होंने लिखी है। उन्होंने जो है कनिष्क को अपने ना आने का कारण एक लेटर में लिख के बताया। एक उन्होंने पत्र लिखा। वो पत्र जो है एक पोएटिक वर्सेस, मतलब पोएटिक फॉर्मेट में लिखा हुआ था, और उसको मैत्रिकेता अश्वघोष को ही कहा जाता था। मैत्रिकेता के नाम से उन्होंने लिखा है, वो उनका पेन नेम था। तो उन्होंने जो ये लेटर लिखा है, उस लेटर का नाम था महाराजा कनिका लेखा। इस लेटर में उन्होंने कनिष्क से रिक्वेस्ट की है कि कनिष्क, आप सूर्यवंश से हो, सूर्यवंश के सबसे महान कुल से हो, कुश के वंशज हो, तो आपको शिकार करना और ये निरीह जानवरों को मारना शोभा नहीं देता, आप हिंसा छोड़ दीजिए। तो मैं आपको बीच बीच में दिखाता भी रहूँगा कि ये आर्कियोलॉजिकल प्रूफ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, ये है कहाँ से। कभी कोई बाद में फिर ये सवाल ना उठे कि ये चीज़ें ऐसे ही बोल दी गई हैं बस। तो मैं आपको बता देता हूँ। ये आप देख सकते हैं आपके सामने, ये देखिए, ये मैत्रिकेता एंड द महाराजा कनिका लेखा, ये वो लेटर है। ये लेटर है, ये आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है। लेटर का एक वर्सेस लिया गया है, जिसमें अब ये लेटर जो है ये तिब्बती खरोष्टी भाषा में लिखा गया है। ये आपको समझ नहीं आएगा, इसका मैं आपको अनुवाद बताता हूँ हिंदी में। इसका जो हिंदी अनुवाद है वो इस तरह है। इसका हिंदी अनुवाद सुन लीजिए। इसमें लिखा है, कनिष्क, आप कुश के वंश में पैदा हुए हैं, तो उनके महान जीवन का अनुकरण करें और उन्हीं की तरह जीवन जीने के लिए खुद को प्रशिक्षित करें। अपने पूर्वजों के महान नियमों को खराब ना करें, वो पूर्वज जो आर्यों के वंश के सूर्य थे। ये सेम लेटर आज भी तिब्बत में म्यूजियम में संरक्षित है। मतलब इसको फिजिकली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं जाके, ऐसा नहीं है कि खाली किताबों में है। हालांकि एक किताब है, द डायनेस्टिक आर्ट ऑफ कुशान्स। ये किताब लिखी है जॉन एम रोसेनफील्ड ने, और उसमें पेज नंबर 33 पे इस लेटर की पूरी डिटेल दी हुई है, जिसमें ये सारे शब्द लिखे हुए हैं। उसके बाद अब देखिए, अगर कोई इतना बड़ा बौद्ध भिक्षु, इतना बड़ा प्रकांड पंडित कनिष्क को कुश के वंश का कह रहा है, तो वो गलती तो नहीं होगी, वो इतनी बड़ी गलती तो नहीं कर सकता। अश्वघोष जैसे महान इतिहासकार, महान संस्कृत के लेखक, और जो कालिदास से पूर्व, इससे महान अश्वघोष और मैत्रिकेता जो नाम बता रहा हूं, इससे महान आज तक कोई भी संस्कृत का पंडित नहीं हुआ कालिदास से पहले। ये सबसे अपने समय का सबसे महान पंडित, सबसे महान ज्ञाता था ये। तो अश्वघोष ऐसी गलती करेगा, वो भी ऐतिहासिक गलती करेगा, इसका कोई चांस नहीं है, बहुत कम चांस है।
और वो खुद मगध और कौशल क्षेत्र से थे। कौशल की राजधानी अयोध्या थी जहां से राम जी के वंशज राज करते थे। तो उसका ऐसी गलती करने का कोई संभावना बिल्कुल जीरो हो जाती है। अब ये अयोध्या के सूर्यवंशी राजा कनिष्क सौमित्र के वंशज, सौमित्र का नाम आपने शायद सुना होगा। सौमित्र जो हैं सूर्यवंश के, इक्ष्वाकु वंश, राम रघुकुल वंश, राम का वंश जो बोलते हैं, उसके सबसे आखिरी कड़ी माने जाते हैं सौमित्र। महापद्म नंद ने 350 बीसी में उनको हरा दिया और उनका राजपाट खत्म कर दिया। तो कनिष्क को कई जगह पर लिखा गया है कि वो महाराजा कनिका जो थे वो सुमित्र के वंशज थे। मैं आपको आगे बताऊंगा वो कहां पर लिखा हुआ है। अभी हम शुरुआत करते हैं कुषाणों के वंश की, सूर्यवंश की। सूर्यवंश में सबसे पहले ब्रह्मा से मारीच हुए, फिर कश्यप, फिर मनु, फिर इक्ष्वाकु, रघु, दशरथ और फिर राम हुए। सूर्यवंश की जो आखिरी पीढ़ी थी, मैं आपको दिखाता हूं। सूर्यवंश के जो आखिरी पीढ़ी है उसमें सबसे जो आखिरी नाम हमारे सामने मिलता है, ये सूर्यवंश है पूरा। ये देखिए, ये ब्रह्मा से शुरू होके मारीच, कश्यप और धीरे धीरे हम नीचे जाते रहते हैं। इसमें दशरथ और राम जी आते हैं। उसके बाद 124 नंबर पे इसमें सुमित्र आते हैं। अब सुमित्र के बारे में लिखा हुआ है कि ही वॉज द लास्ट किंग ऑफ अयोध्या फ्रॉम सोलर डायनेस्टी इन द 4th century BC. Emperor Mahapadmananda of the Nanda dynasty forced Sumitra to leave अयोध्या। ठीक है जी। तो यहां पे आके हम पाते हैं कि सुमित्र जो हैं उनको महापद्मनंद ने हरा दिया। और मैं आपको यहां एक चीज और बता दूं कि जो बुद्ध थे, भगवान बुद्ध, वो भी इक्ष्वाकु के वंशज थे। जो अश्वघोष ने बुद्ध चरिता लिखी है उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि भगवान बुद्ध जो है वो आर्य थे। भगवान बुद्ध जो है वो सूर्यवंशी आर्य थे, इक्ष्वाकु के कुल के थे। वो राम के वंशज नहीं होंगे पर वो इक्ष्वाकु के वंश के ही थे, तो वो सूर्यवंशी आर्य थे। तो जब महापद्मनंद ने इसको हराकर, सुमित्र को 350 बीसी में हराकर सूर्यवंश के राज्य कौशल को अपने कब्जे में ले लिया, तो उसके बाद कहानी शुरू होती है कुषाणों की और उनकी अपने जो राज्य थे उसको वापस लेने की लड़ाई की। ये जो लड़ाई है ये इतिहास में अलग अलग तरीकों से लिखी गई है। जो राम, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे कौशल नगरी की बात आई है, तो राम के जो वंशज थे ना, वो कौशल महाजनपद था एक। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये ऐसा नहीं है कि खाली हमारे ग्रंथों में लिखा है और कहीं नहीं मिलता। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। कौशल महाजनपद की राजधानी थी अयोध्या, जिसपे कि सूर्यवंशी आर्य राम के वंशज जो है वो राज करते थे। जब राम जी के बाद इसका बंटवारा होता है तो लव को जो है, जो लव उनके बेटे थे, उनको श्रावस्ती जो उत्तर में था और जो कुश थे उसको कुशावती जो कि दक्षिण में था। ये कौशल राज्य के दो भाग करके उनको दिए जाते हैं राज करने के लिए। तो जो कुश ने जो नगरी बसाई कुशावती, उसी नगरी को बाद में कुशीनगर के नाम से जाना गया। आज ये कुशीनगर जो है इंडिया नेपाल बॉर्डर पे है। और ये जो कुशीनगर है, इसी कुशीनगर में रहने वाले जो राम के वंशज थे सूर्यवंशी आर्य, उनको कुशने कहा गया। तो ये जब इनको अयोध्या से बाहर निकाला गया तो इनके जो नॉर्दर्न स्टेट थे इनके अंडर, क्योंकि इन्होंने शाक्य राज्य कपिलवस्तु जिसकी राजधानी थी जहां पे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, उसको भी अपने अंडर ले लिया था। तो ये मैं आपको दिखा देता हूं ये किस तरह, कहां पर था ये कुशीनगर राज्य। आप मुझे 1 मिनट दीजिए। ये देखिए, ये भारत के नक्शे पे कुशीनगर राज्य है। जहां मेरा माउस है यहाँ पे ये कौशल है, ये अयोध्या है और ये कुशीनगर है नेपाल में, अगर आप देखेंगे तो। खैर, तो कुशीनगर से थोड़ा सा और नॉर्थ, क्योंकि कुशीनगर का एरिया और उसके ऊपर का एरिया सारा पहाड़ों का है, कहीं कोई बसने की, खेती करने की या जानवरों को चलाने की जगह नहीं थी। पहले सब जानवर चलाते थे, खेती करते थे, ये तो एक तथ्य है। तो
कुषाणों ने थोड़ा सा और उससे नॉर्थ में जाके एक नया नगर बसाया। उस नए नगर को उन्होंने नाम दिया कुश स्थान, जिसको कि बाद में खोटान के नाम से जाना गया। ये अगर आप खोटान के बारे में जो आर्टिकल हैं, जो डिटेल है, हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि खोटान का नाम जो है वो कुश स्थान या कुश स्थान से ही डेवलप होकर खोटान बना है। और खोटान के रहने वाले इसको अपने आप को खोटाना कहते थे। मैं आपको दिखा देता हूँ खोटाना कैसे अपने आप को कहते थे वो। ये देखिए, ये लिखा हुआ है द लोकल पीपल रोड खोटाना इन खरोक्टी, जिससे खोटाना ये जो शब्द है ना, इससे ही हमारे ये खटाना वंश जो है गुर्जरों का, ये प्रचलित होता है। ये जो एरिया है ना, ये एरिया खोटाना का जो एरिया है, ये सुनने में लगता है कि चीन का हिस्सा है, लेकिन मैं आपको अभी थोड़ी देर में इसका नक्शा दिखाऊंगा, आपको समझ आएगा कि ये जो आर्यव्रत इतना फैला हुआ था, जिसमें अफगानिस्तान, कश्मीर, ईरान तक जिसका हिस्सा था, उससे ये कश्मीर से मुश्किल से 200-250 किलोमीटर दूर है खोतान। ये अछूता नहीं रह सकता, ये भी आर्यव्रत का ही हिस्सा था, और मैं आपको साबित करूंगा कैसे था। खैर, यहाँ के राजाओं के नाम आप सुनिए। यहाँ के लोगों को चीनी लोग युधियन कहते थे। युधियन कहते थे इसलिए क्योंकि वो अयोध्या से आए हुए थे, और अयोध्यन कहना चाइनीज ना लिपि में संभव था ना भाषा में संभव था, तो उनको ये जो खटाने थे या कुशाने थे जिन्होंने कुश स्थान बसाया था, इनको ये युधियन कहते थे, युधियन के नाम से बुलाते थे। यहाँ के एक राजा हुए हैं, उनका नाम है राजा विजय कीर्ति। मैं आपको दिखाता हूं अभी। ये आप देखें, ये खोतान वंश के राजा का नाम है किंग विजय कीर्ति, आर्य मंजूश्री विजय कीर्ति। ये आप देख रहे हैं। आप मुझे बताएं कि कोई भी चीनी अपने नाम के साथ आर्य मंजूश्री क्यों लगाएगा? आर्य मंजूश्री का मतलब होता है आर्यों में सर्वश्रेष्ठ। आर्यों में सर्वश्रेष्ठ कौन थे? सूर्यवंश। और सूर्यवंश में सर्वश्रेष्ठ कौन थे? राम के वंशज। आर्य मंजूश्री विजय कीर्ति किसी चीनी प्रदेश का राजा कैसे हो सकता है? उसका नाम चीनी कैसे हो सकता है? आप मुझे समझाओ। आर्य मंजूश्री विजय कीर्ति जो है वो खोतान के राजा थे। खोतान जो कुश स्थान जो मैंने बताया, इसे कुशानों ने बसाया था। खैर, आगे बढ़ते हैं। एक और दिलचस्प बात है इस खोतान क्षेत्र के बारे में, जब इसकी बात कर ही रहे हैं, आपको बता देता हूं। देखिए, रामायण के बहुत सारे वर्जन मिलते हैं हमें, लेकिन जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक रामायण मिलती है वो 4 या 5 वर्जन मिलती है। तमिल की रामायण, वाल्मीकि रामायण, और एक रामायण मिलती है खोतानी रामायण। खोतानी भाषा में, खोतानी स्क्रिप्ट में एक रामायण लिखी गई है, आप मानेंगे? मैं आपको दिखाता हूं, 1 मिनट दीजिए, मैं दिखाना चाहूंगा। ये देखें, ये ड्रामा स्टोरी एंड संस्कृत इन एंशियंट सिक्यांग। सिक्यांग जो है चीन का वो प्रदेश है जहां पे खोतान है। ये राम जी बने हुए हैं, लक्ष्मण जी बने हुए हैं, सीता जी बनी हुई हैं। ठीक है। इसके बाद ये वर्जन दिए हुए हैं, वेरियस वर्जन्स ऑफ रामायण इन इंडिया। ये लिखा हुआ है खोतानीज लोक रामायण। तो ये तकरीबन आज से 1200-1300 साल पहले लिखी गई थी। तो ऐसा भी नहीं है कि इसको अभी रिसेंटली लिखा गया है, किसी हिंदू ने जाके लिख दी वहां पे किताब। तो आप मुझे बताएं कि रामायण किसने लिख दी वहां पे, जब वहां पे चीनी थे, हिंदू थे ही नहीं, आर्य नहीं गए, तो रामायण कौन लिख गया वहां पे? और वो भी इतनी पुरानी, और वहां की लोकल लैंग्वेज में। ऐसा नहीं कि संस्कृत में लिखी हुई, वहां की लोकल लैंग्वेज में लिखी हुई है, खोतानी में। तो ये रामायण का मिलना, वहां पे आर्य मंजूश्री नाम का मिलना, कुछ स्थान नाम, युधियन नाम, ऐसे नाम ये साफ साफ बताते हैं कि ये सूर्यवंश के थे, अयोध्या के परिवार से थे, जो कुशाने वहां जाकर बसे और जिन्होंने कुछ स्थान नामक नगर बसाया था। तो इनका जो साम्राज्य था वो अफगानिस्तान तक था, और अफगानिस्तान में इन्होंने कपिलवस्तु नाम की एक और नगरी बसाई। मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने बहुत सारी नगरी बसाई। खोतान क्षेत्र के आसपास जो नगर थे उनका नाम था अग्नि, काशी। काशी बड़ी इंपॉर्टेंट नगरी मानी जाती है इतिहास में। इसके लिए मगध और आपके शाक्य राज्य और कौशल राज्य, इनमें हमेशा लड़ाई रही। जब कुषाण अपने राज्य से बेदखल कर दिए गए और वो नॉर्थ में गए, तो उन्होंने इसी नाम की एक नगरी काशी नगर और बसाया, और इसे आज काशगढ़ के नाम से जाना जाता है। आप अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा नाम, उसे काशी और काशगढ़ दोनों ही कहा जाता है। तो उन्होंने कपिलवस्तु नाम की एक और नगरी बसाई, उसका नाम आज कपिसा है। वो अफगानिस्तान में एक जगह, एंशियंट जगह हुआ करती थी।
और उसके साथ एक और नगर है, उसका नाम है कूचा। अगर आप कूचा नगर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो साफ साफ लिखा हुआ है कि इसके कुछ वर्जन थे जिसमें इसका नाम गुजर लिखा हुआ है। गुजर, गुजर, क्लियर, साफ साफ लिखा हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप कूचा जो शब्द है इसको पढ़ें, इसको विकिपीडिया पे कहीं सर्च करें तो आपको मिल जाएगा कि इसको कूचा को गुजर कहा गया था, साफ साफ। तो अब ये जो भ्रांतियां फैलाई हैं कि भाई कुषाण तो चीन से भारत आए थे, मैं बताऊंगा आपको चीन कैसे, चीन जिसको हम चीन बोलते हैं वो चीन ना होके भारत का हिस्सा था, आर्यव्रत का हिस्सा था। ये देखिए, ये पुराना प्राचीन भारत है, आप देखें इसमें ये कौशल राज्य है, गणराज्य है, ये अयोध्या है, ये नेपाल है, ये तिब्बत है, और ये जो आपको दिख रही है जगह, ये खोतान है, ये कश्मीर है जी, ये पूरा कश्मीर है और ये खोतान है। आप देखें ये कितना पास है। तो जब हम ये मान सकते हैं कि ये पूरा एरिया जो था, यहां तक अफगानिस्तान तक, ईरान तक पूरा ये आर्यव्रत था, तो क्या आर्यव्रत कश्मीर से थोड़ा सा और 100 किलोमीटर ऊपर मानने में हमें कोई दिक्कत है? क्या ऐसा नहीं हो सकता? जबकि वहां के सारे राजाओं के नाम भी, सारे राजाओं के नाम आर्यों के नाम पे दिए हैं। वहाँ पे कुछ स्थान है, वहाँ पे काशी है, वहाँ पे संस्कृत मिलती है, वहाँ पे रामायण मिलती है। उसके बाद हम इस छोटी सी जगह को, ये जो खोतान ये जगह है तरीम बेसिन में, इसको हम आर्यव्रत का हिस्सा मानने से मना कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कारण क्या है उसका, कोई कारण नहीं है हमारे पास। और जो आज हम चीन का सिक्यांग प्रांत बोलते हैं, जिसको इसमें एक खोतान है, ये चीन का सबसे वेस्टर्न पार्ट है। मैं आपको बता दूं कि 1949 से पहले ये अफगानिस्तान, जिसे आर्याना समझते हैं, आर्यों का गढ़ था अफगानिस्तान, ये भी अफगानिस्तान का ही पार्ट था। और अभी भी ये एरिया आज तक चीन के हिस्से में, कब्जे में पूरी तरह नहीं है, ये ऑटोनॉमी है यहाँ पर। इसको आज भी चीनी तुर्किस्तान या तुर्कमेनिस्तान ऐसा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे अभी जो यहाँ का जेनोलॉजिकल मिक्सचर है वो ज़्यादातर अफगानी, ईरानी और तुर्की वगैरह है। तो मैं आपको एक और मैप दिखाता हूं, उसमें अब थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको। ये देखें कैसे इसमें एक किताब लिखी है, आर्याना और एंशिएंट अफगानिस्तान। आर्याना, अफगानिस्तान को आर्याना लिखा हुआ है। ये एक बहुत फेमस राइटर है, इन्होंने 100 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं अफगानिस्तान के इतिहास के बारे में, अली मोहम्मद नाम से। इन्होंने आर्याना कहा है अफगानिस्तान को। अब ये देखें, ये पूरा आपको समझ आ जाएगा कैसे कैसे। ये हमारा इंडिया है जी, ये सिल्क रूट दिखाया हुआ है, सिल्क रूट जिस पे कि पहले सारा व्यापार होता था, ये सिल्क रूट है पूरा। तो ये हमारा भारत देश है जी, ये वो एरिया है पटना और ये अयोध्या वगैरह का, ठीक है जी। ये तक्षशिला है, ये तिब्बत है, ये खोटान है। देखिए यहाँ पे पंजाब है, ये कश्मीर है और ये खोटान है। आप देखें खोटान और कश्मीर में हिमालय के दूसरी तरफ ही खोटान है। ये कशगर है जिसको काशी कहते थे, ये अक्सू है जिसको अग्नि कहते थे, ये कूचा है जिसको गुजर कहते थे, ये बल्ख है जिसको बैक्टीरिया कहते थे। तो ये जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में कुषाण वास करते थे। और इस क्षेत्र से अगर वो यहाँ अंदर आके पंजाब सिंध के एरिया में आके और इस एरिया पे भी अपना राज जमा लेते हैं, तो उनको बाहरी कैसे कह सकते हैं आप? ये आर्यव्रत का ही हिस्सा थे, वो अपने आप को आर्य कह रहे हैं, तो आप उनको विदेशी कैसे कह सकते हैं? आप मुझे समझाएं जरा। वो विदेशी नहीं थे, वो भारतीय थे, वो हिंदू थे, आर्य थे, गुर्जर थे, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको प्रूव कर दूंगा। तो अच्छा, दूसरी जो भ्रांति है वो ये कहते हैं कुषाण तो युएची थे। युएची जो है कुछ सुनने में चाइनीज नाम लगता है, तो लोग कहते हैं यार युएची नाम क्यों कहेंगे वो अपने आप को कुषाण? क्या वो सच में चाइनीज थे क्या? एक और भ्रांति फैलाते हैं कुछ इतिहासकार जो हैं। मैं समझाना चाहूंगा कि कुषाणों और युएचियों में जो संबंध था ना, वो आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, बिल्कुल ईमानदारी से। आज तक ये भी इतिहासकार जान नहीं पाए हैं कि क्या कुषाण युएची एक थे या अलग अलग थे। बिल्कुल सच बात यह है। लेकिन एक इतिहासकार ऐसे रहे हैं, उनका नाम है ऑरेल स्टेन। ऑरेल स्टेन ने ये तरीम बेसिन उस जगह को कहते हैं जहाँ पे खोतान है, सिक्यांग है, उस जगह तरीम बेसिन में सबसे ज़्यादा रिसर्च की इन्होंने, बहुत सारी किताबें लिखी, और ऑरेल स्टेन से ज़्यादा रिलायबल हिस्टोरियन कोई नहीं हो सकता। तो उन्होंने ये स्टडी करके बताया कि कुषाण युएची संघ का भाग थे।
परंतु खुद स्वयं युहेची नहीं थे। 5 हिस्से थे युहेची संघ के, उसमें से एक कुषाण भी थे। और उसके अलावा उसी तरीम बेसिन में जहां उन्होंने स्टडी की, वहां पे ममीज मिलती हैं। जैसे ममीज मिलती हैं मिस्र में, इजिप्ट में, ऐसी ममीज बिल्कुल यहां भी मिलती हैं। तो ये जो ममीज हैं, ये तकरीबन इनका नंबर 92 या 96 के आसपास ममीज हैं। इन पे जब स्टडी की गई तो पाया गया कि इनमें से जो मैक्सिमम 99% ममीज हैं वो आर्य थी। आर्य का मतलब है उनका जो डीएनए था वो R1A हैप्लोग्रुप था, इसे RM417 बोलते हैं। R1A1 हैप्लोग्रुप जो है आर्यों का है, R1A1 हैप्लोग्रुप जो है गुर्जरों का है। सबसे ज्यादा गुर्जरों में ये हैप्लोग्रुप पाया जाता है। वाई डीएनए का मतलब है अपने पिता की तरफ से पुत्र जो डीएनए लेता है, ये डीएनए लड़कियों में नहीं जाता। तो ये डीएनए कुषाणों में अगर वो चीनी थे तो कहां से आया? तरीम बेसिन में जो कुषाणों का गढ़ था, जो एरिया था, वो पूरा भरा पड़ा है। जितनी ममीज मिलती हैं सारी की सारी ममीज R1A हैं, आर्य हैं। आप मुझे बताएं, अगर वो सारी ममीज जो 2000-2500 साल पुरानी हैं, वो सारी ममीज वो आर्य कैसे हो सकती हैं अगर उस एरिया में आर्य नहीं थे? तो ये एक और सबूत है कि वो एरिया आर्यवत का भाग था। और कुषाणों के थोड़ा सा उत्तर पूर्व में थे युएची बसे हुए थे। जब उनको हिंगनू ने बाहर निकाला तो धीरे धीरे कुषाण भी साउथ की तरफ, कुछ कुछ इंडिया के, अफगानिस्तान के, पाकिस्तान की तरफ दोबारा से अपने एरिया को छोड़ के आगे बढ़ने लगे। ये सारी जो लड़ाई थी हिंगनू की, कुषाणों की, युएची की, ये सब का कारण था सिल्क रोड। सिल्क रोड जो था व्यापार का केंद्र था। प्राचीन दुनिया में व्यापार सिर्फ और सिर्फ सिल्क रूट के आसपास ही केंद्रित था और उस पर कब्जे को लेकर ही सारी लड़ाइयाँ होती थी। उस पर कब्जे को लेकर ही सारे के सारे जितने आपके सुने होंगे अलेक्जेंडर या कोई भी राजा लड़ने आया, वो सारे के सारे उस सिल्क रूट पे कब्जे को लेके होते थे। और वो सिल्क रूट जो है वो खोटान से होकर जाता था। तो ये जो खोटाने कुषाण थे और युएची था, इनके अंडर था ये। तो ये उस रूट पे मिस्र से, कोरिया से, यूरोप से और इंडिया, साउथ इंडिया तक व्यापार करते थे और बहुत बहुत पैसे वाले और बहुत बहुत बलशाली थे। तो अब हालांकि कई कई चाइनीज ऐसी जो स्टडीज है उनमें मिलता है कि उन्होंने कुषाणों को युएची कहा क्योंकि वो युएची से ज्यादा भली भांति परिचित थे। तो वो कुषाणों को उसका एक भाग मानते थे, तो उनको युएची का ही नाम दिया गया चीनी अभिलेखों में कई जगह पर अब लेटेस्ट स्टडी कहती है कि युएची और कुषाण एक नहीं थे, संघ का हिस्सा थे। कुषाण जो है युएची संघ का हिस्सा थे, पर वो युएची नहीं थे। कुषाणों की जो भाषा थी वो आर्य थी। कनिष्क ने अपने रबातक अभिलेख में जब वो शुरुआत करता है अभिलेख की, तो वो सबसे पहली बात ये लिखता है कि मैं आर्य भाषा में ये लेख लिख रहा हूं। अब देखिए, भाषा, लिपि, ये चीजें बड़ी गहरी चीजें हैं, ये समझने के लिए बहुत, क्योंकि इतिहास जो है ना, ऐसा कोई मजाक नहीं है, कोई फिल्म नहीं है कि आपने उठाया पढ़ लिया। इतिहास पढ़ने के लिए आपको आर्कियोलॉजी की, आपको हिस्ट्री की, आपको ज्योग्राफी की, आपको ये डीएनए साइंस जो है, आनुवंशिकी जो है, इसकी इकोलॉजी की, इन सब की स्टडी करनी पड़ती है। तो जब हम लिंग्विस्टिक स्टडीज करते हैं तो पता चलता है कि कुषाणों की जो भाषा थी वो आर्य थी और कुषाण जो लिपि इस्तेमाल करते थे वो खरोष्ठी, ब्राह्मी, ये सब भी हिंदुस्तान में इस्तेमाल होती थी नॉर्मली। ऐसा नहीं है कि ये वो बाहर से लेके आए थे। और वो अपने अभिलेखों में तोखरी भाषा जो कहते हैं ना, उसका इस्तेमाल करते थे। अब ये तोखरी भाषा कहाँ से आती है? तोखरी सुन के लगता है कि यार तोखर कौन, तोखरी क्या है ये? मैं आपको बताता हूँ। रघुकुल में राम के भाई हुए हैं भरत। तो भरत जी ने गंधार नगरी बसाई थी, गंधार राज्य बसाया था अपना, और वहां पे उनके जो पुत्र था उसका नाम था तक्ष, जिन्होंने तक्षशिला के नाम से उसकी राजधानी बनाई। तो वो क्योंकि पहले जो भाषाएं और लिपि थी वो इतनी परिष्कृत नहीं थी, इतनी शुद्ध नहीं थी, तो वो तक्ष नहीं बोल पाती थी, तख बोलती थी, तख, ताखर। तो जहां वहां जो जगह थी उसका नाम ताखर और जो वहां की भाषा थी उसका नाम ताखरी। आज भी अफगानिस्तान में ताखर प्रदेश है, राज्य है काफी बड़ा, वो इस एरिया के आसपास ही है, आप ढूंढेंगे आपको मिल जाएगा। तो क्योंकि गुजरी में हर चीज के साथ औ लगाने की परंपरा है, जैसा कहीं टांगना है तो उसको टोंगना बोलते हैं, टोंग दियो, ऐसे ही ताखरी को ये लोग तौखरी बोलते थे। तो ऐसे गुजरों की तौखरी भाषा तक्षशिला से जो भाषा थी, गांधारी प्राकृत बोलते हैं जिसको, वो भाषा थी। ये एक ही भाषा थी, इसमें कोई गांधारी प्राकृत जो है संस्कृत, वैदिक संस्कृत, क्लासिकल संस्कृत से भी पहली और ज्यादा ऑथेंटिक प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज मानी जाती है।
तो कुषाण इस भाषा का इस्तेमाल करते थे। इस भाषा का इस्तेमाल आर्यों के अलावा, और आर्यों में भी सबसे जो टॉप के आर्य थे उनके अलावा कोई करेगा, इसकी संभावना ना के बराबर है। और ये जो तोखरी भाषा में हर चीज के एंड में ओ लगा होता है, कोसानो, गुसुरो, ये ओ जो है आज भी गुर्जरी भाषा की एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। आप देखेंगे गुजरी में फर्क ही ये है, गुजर को पहचाना ही उसकी ओ से जाता है। और ये तोखरी भाषा का जो है सबसे इंपॉर्टेंट, आप कोई भी इसका इंस्क्रिप्शन अभिलेख उठा के देखेंगे कनिष्क का या किसी भी कुषाण का, तो सब शब्दों के एंड में ओ लगा रखा है। ये कैरेक्टरिस्टिक क्या गुजरी की नहीं है, आप बताएं। खैर आगे बात करते हैं। अच्छा, तो एक और भ्रांति फैलाते हैं कि जो कुषाणों के जो नाम थे ना जी, वो तो चीनी थे। मुझे समझ नहीं आता कि अगर आप चीनी रिकॉर्ड पढ़ेंगे, चीनी अभिलेख पढ़ेंगे या फिर ग्रीक अभिलेख पढ़ेंगे, तो आपको उसमें हिंदू नाम मिल जाएंगे क्या? अगर होंगे भी तो क्या आप उनको पढ़ पाएंगे? आप देखें, जो यूनसेंग था, यूनसेंग 7वीं शताब्दी में भारत आया, एक ट्रैवलर था वो, उसने अपना ट्रैवलॉग लिखा था। उसने गुर्जर राज्य को, गुर्जर देश को कूचिलो कहा। और आज 100% विद्वान जो हैं इस बात पे एक मत हैं कि कूचिलो गुर्जर के लिए है। तो आप देखिए किसी और भाषा में, किसी और हमारे एक गुर्जर शब्द का क्या से क्या बन जाता है। ठीक है, हम ये एक मत है सारे इतिहासकार इस बात पे कि जो कूचिलो था उसका अर्थ गुर्जर है। लेकिन हम इस बात पे एक मत होने में हमको दिक्कत है कि कुजला कटफिसिस में जो कुजला शब्द है वो गुर्जर नहीं है। मतलब कमाल की बात है, कुजला और कुचिलो में कितना फर्क है आप सोचें। और वो भी उस समय जबकि कोई स्टैंडर्ड भाषा नहीं थी, कोई स्टैंडर्ड लिपि नहीं थी, जिसका जैसे समझ आया उसने वैसे लिख दिया। उस हिसाब से तो कुजला बहुत ही परिष्कृत गुर्जर लिखा हुआ है उनके हिसाब से, ग्रीक और चीनियों के हिसाब से। और मैं आपको बताऊं, जो भी नाम हमें देखने को मिलते हैं वो नाम असली नहीं होते हैं। अलेक्जेंडर नाम का एक बहुत बड़ा योद्धा हुआ है, बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन सिकंदर उसका नाम सब जानते हैं। इसी तरह हमारे यहाँ चंद्रगुप्त नाम का योद्धा हुआ है, इसे सब जानते हैं, लेकिन पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड, पूरा ग्रीक, सारे इंग्लिश उसे सैंड्रोकोटक्स के नाम से जानते हैं। अब आप बताएं। अब मैं आपको बताऊंगा एक बहुत बढ़िया चीज। जो कनिष्क कुषाण के पिताजी थे उनका नाम लिखा हुआ है विमा कदफसिस। जैसे आपको बताया सैंड्रोकोटस चंद्रगुप्त के लिए है, ऐसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये विमा कदफसिस नाम विक्रमादित्य के लिए इस्तेमाल हुआ था। और ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसी एक रिसर्च कहती है। जब ये लैंड अलॉटमेंट हो रहा था 1903 में, अंग्रेज कर रहे थे, तो एक किताब लिखी गई है, सुल्तानपुर ईस्टर्न यूपी का पार्ट है उसके ऊपर। उसके अलावा एक कई किताबों में लिखा है कि कटफसिस, विमा कटफसिस जो है विक्रमादित्य थे। द साइक्लोपीडिया ऑफ इंडिया एंड ऑफ ईस्टर्न एंड साउदर्न एशिया, ये है बाय एडवर्ड बेल्फोर्ड। बाकी मैं आपको वो किताब दिखाता हूँ जिसमें उनको विक्रमादित्य कहा गया है साफ साफ। ये देखें, ये हम पढ़ते हैं, ये है रिपोर्ट ऑन द सेटलमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू ऑफ द सुल्तानपुर एरिया, वॉल्यूम 1 बाय A.F. मिलेची। इन्होंने इसमें क्लियर लिखा हुआ है, आई वेंचर टू बेस ऑन अ कॉम्बिनेशन ऑफ देम इज दैट कदफिसिस एंड विक्रमादित्य वर वन। ये बताया हुआ है इन्होंने साफ साफ, इसमें कोई डाउट नहीं छोड़ा इन्होंने। अब ये अंग्रेज इतिहासकार थे, इन्हें हमसे कोई लेना देना तो था नहीं। ऐसा तो है नहीं कि कोई भेदभाव करेंगे, यहाँ का वहाँ झूठ सच लिखेंगे। इनको तो जो इतिहास में इनको संदर्भ मिले, जो अभिलेख मिले, उसके बेस पर उन्होंने स्टडी की और ये अपनी रिसर्च डाल दी है। ठीक है जी, तो नामों की बात हो गई। कनिष्क, हविष्क, वासुदेव, इनमें से कौन सा ऐसा नाम है जो आपको हिंदू नहीं लगता? बताएं। ये नाम हिंदू लगते हैं क्योंकि ये जब वो भारत में आए और भारत में जो अभिलेख मिलते हैं उनमें उनका नाम ऐसा मिलता है। उससे पहले जिस क्षेत्र में वो थे वहाँ ग्रीकों का प्रभाव था, वहाँ पे चीनियों का प्रभाव था, तो उनके नाम भी उसी तरह तोड़ मरोड़ के कुछ और थे, कुछ और पर बन कुछ और गए। जैसे मैंने आपको बताया, विक्रमादित्य का विमा कदफसिस लिख दिया गया। इसी तरह अब एक भ्रांति और है कि भाई कुषाणों को तो कहीं भी गुर्जर नहीं लिखा हुआ। कुछ लोग इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि कुषाणों को कहीं गुर्जर नहीं लिखा हुआ। भाई लिखा हुआ है। सबसे पहले तो जनरल कनिंघम ने उनको अपनी 3 अलग अलग स्टडी में बेस बना के उनको कहा था कि भाई ये गुर्जर हैं, कुषाण जो हैं ये गुर्जर हैं, साफ साफ कहा था। और कुजला कटफिसिस में गुर्जर शब्द लिखा हुआ है साफ साफ, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो देखिए ना। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे एक दो नहीं, ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जहां पे कुषाणों को गुर्जर कहा गया है। मैं आपको बताता हूं एक एक करके, आप पढ़िए। तो एक और गलती बहुत बड़ी जो इतिहासकारों से हुई है, जनरल कनिंघम के टाइम से शुरू हुई थी। इन्होंने कहा गया है कि एक शब्द है गुसुर,
जिसको रबातक अभिलेख में लिखा गया है कुषाणों के लिए, और उसका गुसुर का अर्थ गुजर है। हाँ, गुसुर का अर्थ गुजर है, लेकिन उसको रबातक अभिलेख में नहीं लिखा गया है। उस शब्द को लिखा गया है, मैं आपको बताता हूं। यह है स्वात का एक राजा था, उसका नाम था सेनावर्मन। उसने एक अभिलेख बनवाया था। उसने एक स्वर्ण स्मारक पे गांधारी प्राकृत में खरोष्ठी लिपि में एक अभिलेख लिखा हुआ है, जिसमें कि साफ साफ उसने गुर्जर शब्द का इस्तेमाल किया गया है गुसुर के रूप में। गुसुर में तो कोई फर्क नहीं हो सकता, ये तो सोचने वाली बात है। ये जय जो आप लेटर देखते हैं ना, ये जय लेटर का आविष्कार इंग्लिश में अभी 600 साल पहले हुआ है। उससे पहले जय नहीं था। जय को कभी से कभी ग से रिप्लेस किया जाता था, आपको पता ही होगा। ग से, ज से, ड से भी रिप्लेस किया जाता था। तो गुसुर और गुजर में कोई फर्क होना ये ना के बराबर संभावना है। और जितने भी उसके बाद रिसर्च हुई है उस गुसुर शब्द पे, सब ने ही ये कहा है कि गुसुर शब्द किसी अति उच्च कुल के व्यक्ति के लिए यूज किया गया था। जो बहुत उच्च कुल के व्यक्ति थे उनके लिए ये शब्द इस्तेमाल किया जाता था। और इसमें एक चीज और नाम से मुझे ध्यान आया, कुजला कर्फसिस के पुत्र का नाम सदक्षिणा कुषाण था। सदक्षिणा संस्कृत नाम है, तो नामों वाली बात यहां पे खत्म होती है। उसके अलावा आप देखते हैं हम कनिष्क को कहां पे गुजर कहा गया। कनिष्क जो है एक डॉक्यूमेंट है, द प्रोफेसी ऑफ ली कंट्री। ये ली जो है खोतान के लिए इस्तेमाल किया गया था चाइनी भाषा में। तो इस डॉक्यूमेंट में खोतान का पूरा इतिहास, उसका भविष्य वगैरह, मतलब पूरी उस पर एक लेखन है बहुत लंबा चौड़ा। उसमें कुछ डिटेल मिलती है, मैं आपको बताता हूँ वो डिटेल क्या है। आप देखिए, ये देखिए, ये आप देखें, ये देखिए, ये है वो। इसमें देखिए पीपल कॉल्ड गुजन, यहां नीचे लिखा हुआ है। ट्रांसलेशन है इसका, द किंग कनिका। ये कनिष्क के लिए इस्तेमाल होता है। कनिका है तो पता ही होगा, कनिक से इन कनिका, ये कनिष्क के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं। और यहां पे गुजन शब्द लिखा हुआ है ये। एंड द किंग ऑफ गुजन, King Vijaykirti, Lord of Lee, and other having led an army into India and overthrows the city of Saketa, King Vijaykirti obtaining many। यहाँ अब इसमें डिटेल में लिखा हुआ है क्लियर कि कनिष्क जो है गुजन लोगों का राजा था। पीपल कॉल्ड गुजन। अब इतने पुराने डॉक्यूमेंट में आपको गुजन शब्द मिलना, देखिए इंडो आर्यन जो भाषाएं हैं उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि एन को आर से और एल से रिप्लेस करते हैं। गुजन, गुजर, गुजल, ये सब कुछ एक ही है। क्योंकि मैं आपको बताया ये लिपि और भाषाएं इतनी परिष्कृत नहीं थी, ये मिलना भी बहुत बड़ी बात है। तो प्रोफेसी ऑफ ली कंट्री में हमें साफ साफ मिलता है कनिक गुजर लोगों का राजा, और विजय कीर्ति ने साकेत और बाकी जगहों पर हमला किया और उनको जीत लिया। खैर, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैं आपको दिखाता हूं प्रोफेसी ऑफ ली काउंटी पूरी प्रॉपर लिखा हुआ। ये देखिए, ये कुछ और इतिहासकारों ने जो उसको लिखा है वो इस तरह लिखा है। इसका जो वर्णन है वो ऐसे है। आफ्टरवर्ड्स किंग विजय कीर्ति, फॉर whom a manifestation of आर्य मंजूश्री, द अर्हत कॉल्ड स्पाई हु वाज प्रोपेगेशन द रीजन। इसके बाद इसकी सेकेंड लाइन में लिखा है कनक सेन। उसके बाद किंग कनिका, द किंग ऑफ गुजर, एंड व्हेन दे कैप्चर द सिटी कॉल। तो इसके कई वर्जन है, उसके कुछ वर्जनों में इनको गुजर ही लिखा गया है क्लियर। जो ओरिजिनल इसकी जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसमें न है, लेकिन उसका जो लोगों ने फिर ट्रांसलेट किया है कुछ इतिहासकारों ने, तो गुजर शब्द भी लिखा गया है कि कुषाण, कनिष्क कुषाण जो है वो गुजर लोगों का राजा था। अब इससे बड़ा क्या सबूत होगा, इससे बड़ा क्या आप देखना चाहेंगे बताइए, जब उसको साफ साफ गुजर लिखा हुआ है। उसके अलावा कुषाणों के अंडर 4 राजधानियां थी। ये तक्षशिला, पुरुषपुर जो पेशावर बोलते हैं, मथुरा, कपिसा थी, लेकिन वो आज भारत पाकिस्तान के हिस्से में नहीं है, तो हमें पता नहीं लग सकता कि वहाँ पे क्या है। लेकिन बाकी तीनों जो राजधानियाँ थी वो आज भारत पाकिस्तान के क्षेत्र में हैं। और यकीन मानिए तीनों ही क्षेत्र
ये जो हैं ये गुर्जर बहुल हैं, आज भी यहाँ पे गुर्जर पाए जाते हैं। कसाना गोत्र के गुर्जर बहुतायत में पाए जाते हैं। ये इतनी सारी चीज़ें एक साथ होना और उसके ऊपर से मतलब ये सिर्फ एक कि भाई ये तो हो सकता है कोइंसिडेंस हो गया हो, ये कोइंसिडेंस इतने ज़्यादा नहीं होते साहब, ये तो संभावना है, ये तो आपको हिस्ट्री बताई जा रही है इसका मतलब। उसके अलावा खोतान क्षेत्र में एक राजा मिलता है, उस राजा का नाम है गुर्जमहा, उसके सिक्के मिलते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ उस सिक्के भी वहाँ पे, क्योंकि गुजन शब्द है, गुर्जर शब्द नहीं है, तो आपको दिखाता हूँ। गुर्ज शब्द तो है, दिखा देता हूँ आपको मैं। देखिए ये देखिए ये सिक्के हैं, किंगडम ऑफ खोतान, युदियन, महाराजासा, यदि राजासा, गुर्जा मोआसा, ये सा लगाते हैं सब के एंड में, महाराजासा, यदि राजा, तो ये गुर्जमहा, ये गुर्जमहा शब्द उन्होंने इस्तेमाल कर रखा है यहाँ पे। जिस तरह से गॉर्जियस में जो सेकंड जी होता है एक शब्द का, वो जय प्रोनाउंस होता है, ऐसे ही क्योंकि आपको बताया मैंने जे शब्द नहीं था, किसी भी लिपि में जे शब्द नहीं था, ये बहुत बाद में आविष्कार हुआ इसका, तो ज जेड या ग से उसको रिप्लेस करते थे। तो खोतान के एक और राजा के नाम में गुर्जर शब्द मिलता है, ये बताता है कि वो क्या थे, उनकी जाति क्या थी या उनकी नस्ल क्या थी, आपके सामने क्लियर है। उसके बाद कुछ लोग कहते हैं भाई ये कुषाण गए कहाँ, क्योंकि कुषाण एकदम गायब हो गए, कुषाणों के बाद तो मिलता ही नहीं है कि भाई को कुषाण राजा आया, कैसे अचानक ऐसे कैसे गायब हो गए, जब सारे के सारे राजा मिल जाते हैं, हर जो है सरनेम उसका कसाने हैं। अब वो मानना नहीं चाहते हम कुषाण हैं नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन चलो मैं आपको साबित करता हूँ कि कुषाणों से ही जितने भी राजवंश हैं गुर्जरों के बाद में जो आए, जो भारत में अचानक से नजर आए, वो सारे के सारे कुषाणों से ही पैदा हुए हैं। कुषाणों से बाहर कुछ भी नहीं है, कोई इतिहास नहीं है गुर्जर, किसी भी राज परिवार का गुर्जरों का इतिहास नहीं है बिना कुषाणों के। मैं आपको साबित कर दूंगा आज। देखिए सबसे पहले कुषाणों के बाद जो गुर्जर राज, इतिहास जिन्होंने पढ़ा होगा उन्हें पता होगा कि सबसे पुराना ऐतिहासिक तौर पे जिसको कि हम बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल बेस पे सही मानते हैं, वो राज्य माना जाता है भीनमाल, जिसको यून सिंह ने भी कहा था पीलो मालो, और जिसको गुर्जर देश की राजधानी बताया था उसने, कुचिलो की राजधानी बताया था। ठीक है जी। वहां पे व्याघ्रमुख नाम का एक चाप राजा राज करता था जी। ठीक है जी। तो ये जो भीनमाल है ये अचानक कहां से आया, सुनिए। जब ये कुषाण धीरे धीरे, हर राज्य का अंत होता है कमजोर होके, आपस में फूट या कुछ भी मान लीजिए, तो जब कुषाणों का अंत हुआ तो जब ये रिटायर हुए, उस जगह ही रिटायर हुए जहां पे आज आपका राजस्थान पंजाब का एरिया है, उसी स्थान पर ये रिटायर हुए। और एक राजा था कनकसेन, जैसे आपको बताया कनकसेन कनिष्क का नाम था, कनिक शकासेना, शकासेना उसका टाइटल था और कनक उसका नाम था, उसको कनिष्क कहते थे। तो ये जो कनक सेना ने एक जगत स्वामी मंदिर का निर्माण किया और एक कनकावती नाम से नगर बसाया भीनमाल के पास। ये भीनमाल से मानिए 17 किलोमीटर के आसपास दूर है सिर्फ। और अब हम जैन वंशावलियों की बात करते हैं। जो जैन वंशावली हैं वो मेरे ख्याल से ज्यादा सटीक मानी जानी चाहिए, क्योंकि उनमें बहुत कम छेड़छाड़ हुई है। बुद्ध और हिंदू धर्म ही आपस में लड़ते रहे, जैन धर्म के साथ टकराव कम हुआ, तो टकराव वैसे भी कम ही करते, तो उनकी वंशावलियां कम छेड़ी गई। तो उनकी वंशावलियों के हिसाब से उत्तर के सबसे उत्तर से भारत से आए, सबसे उत्तर भारत मतलब कश्मीर या नॉर्दर्न कश्मीर जिसे खोतान कहते हैं, वरहद कश्मीर कह सकते हैं इसको हम। तो सबसे उत्तर से आए राजा कनिकसेन ने श्रीमाल नगर बसाया। श्रीमाल जो है भीनमाल का ही नाम है, पहले उसको भीनमाल श्रीमाल कहते थे, धीरे धीरे उसका नाम भीनमाल पड़ गया था, जो कि बाद में गुर्जर देश की राजधानी बना। ठीक है जी। ये बताया गया कि कनिष्क ने ही भीनमाल को बसाया था, कनिष्क ने ही बसाया था उसको। नॉर्थ का कश्मीर का राजा और कोई नहीं है, कनिष्क है। ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल टोड, हालांकि उसने, कर्नल टोड को मैं ज्यादा सही नहीं मानता, लेकिन उसने 10 के आसपास जैन वंशावलियों का अध्ययन किया था। उन सब वंशावलियों में एक नाम जो उसको बार बार कॉमन मिलता है, वो नाम है कनकसेन। और वो इस कनकसेन को मानता है, जो उसके पास सबूत थे उनके बेस पे, कि ये कनकसेन और कोई नहीं, ये कुषाण कनिष्क राजा के लिए इस्तेमाल किया जाता है कनकसेन नाम। ठीक है जी। तो भारत के सबसे उत्तर राज्य से दूसरी शताब्दी ईस्वी में आया और आज के गुजरात में सूर्यवंश की स्थापना की और इसे
सौराष्ट्र का नाम दिया। ये कहते हैं कर्नल टोड ने जो जैन वंशावली पढ़ी है 10, ये कहती हैं वंशावलियां। सौराष्ट्र, सौर राष्ट्र, सूर्य राष्ट्र की जो स्थापना थी वो भी कनिष्क ने ही की थी, वो भी कुषाणों ने की थी। ठीक है जी, गुजरात में। अब उसके बाद ये तो हो गया हमारा पहला भीनमाल राज्य। एक दूसरा और राज्य था जो हिस्टोरिकली बड़े अच्छे से डिफाइंड है कि गुर्जरों का था, उसका नाम है वल्लभी, वल्लभी नगर, जहां पे मैत्रेय राज करते थे। तो अब वल्लभी नगर की कहानी सुन लो। वल्लभी नगर की कहानी जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा सिसोदियाओं की कहानी पे। सिसोदिया जो हैं अपने आप को राम का वंशज कहते हैं, राजपूत हैं। हालांकि गुर्जरों में भी है सिसोदिया, राजपूतों में भी है, लेकिन जो उनका राजपूत मेवाड़ का परिवार है वो अपने आप को राम का वंशज कहता है। और बाकी जितने भी राजपूत परिवार हैं, जितने भी राज परिवार हैं भारत के, ये मेवाड़ की इस राजगद्दी की सीट को सबसे हाई मानते हैं, मतलब उसको सबसे उच्च कुल का मानते हैं और रघुकुल का मानते हैं और राम का वंशज मानते हैं। वो कैसे मानते हैं मैं आपको बताता हूं, क्यों माना जाता है उनको, सिसोदियाओं को। ये सिसोदिया इसी मैत्रिक वंश के ऑफशूट थे, इसी मैत्रिक वंश, इसी वल्लभी से निकले थे। ठीक है, तो सिसोदिया राजवंश की वंशावली है जो सबसे रिलायबल, सबसे पुरानी वंशावली है, उसका नाम है खुम्मन रायसा। उसमें कनकसेन जो कश्मीर का राजा है, उसके 12वें वंशज वज्रनाभ मैत्रिक ने परमारों को हराकर उज्जैन में अपना राज्य स्थापित किया। ठीक है जी। उसके बाद उसी कनकसेन के 15वें वंशज, मतलब ये वज्रनाभ मैत्रिक का पड़पोता हो गया जी, कनकसेन के 15वें वंशज विजयसेन ने, जो गुप्त वंश का सेनापति था, इसलिए उसको सेनापति के नाम से जाना जाता था, सेनापति विजयसेन, उसने वल्लभी नगर बसाया और अपने परदादा के नाम पे मैत्रिक कुल की स्थापना की, जिससे बाद में गुहिल या सिसोदिया वंश निकलता है। तो ये सिसोदिया वंश की आपकी जो वंशावली है उसमें ऐसा लिखा है। ठीक है जी। अब कनिष्क को जितने भी दस्तावेज थे उन सब में कनकसेन कहा गया है। मैत्रिकेता ने जो उनको लेटर लिखा था, उस पत्र में भी उसको महाराजा कनका लेखा का नाम दिया है उस पत्र का, तो कनक नाम ही उनका ज्यादा फेमस था। और कनकसेन के नाम से टैक्सेन टाइटल था, वो लगाते थे ये लोग कुषाण। तो अब ये कश्मीर का राजा कहते हैं, पर कश्मीर का मतलब सिर्फ आज का कश्मीर नहीं है, कश्मीर बहुत बड़ा था। ऊपर का कश्मीर, वृद्ध कश्मीर, आपका मोस्टली आपका हिमाचल का जो पार्ट है वो सारा कश्मीर राज्य के ही अंडर आता था। ललितादित्य, शंकरावर्मन, ये सब इनका राज्य जो कश्मीर कहा जाता था वो बहुत विस्तृत था। ऐसा नहीं है जो आज का कश्मीर आप देख रहे हैं बस वहीं तक तो ये लिमिटेड था, काफी बड़ा था। तो उस कश्मीर का राजा उसको बताते हैं, और उसको कश्मीर के अलावा नागरकोट का राजा बताया जाता है कनकसेन, कनिष्क को। अब ये नागरकोट जो शब्द है ना, मतलब नागरों का किला, नागरकोट। ठीक है, इस नागरकोट जगह को आज हम कांगड़ा के नाम से जानते हैं। कांगड़ा का जो ऐतिहासिक नाम है वो नागरकोट है। आप कहेंगे कांगड़ा नाम कहां से आया? ये कांगड़ा नाम जो है ना, ये नाम आया है कानक गढ़ा से। कनक गढ़ा मतलब कनक का गढ़, कांगड़ा शब्द वहीं से बनाया। जो कांगड़ा में नैना देवी के आसपास जो टेंपल मिलते हैं, ये नैना देवी वही हैं जो कुषाणों ने अपने सिक्कों पे नाना देवी के नाम से, जिनका नाम लिखा था। नैना देवी की जो मंदिर की खोज है वो भी एक गुर्जर के ही नाम की जाती है। हालांकि वो 7वीं शताब्दी में उसकी खोज बताई जाती है कि गुर्जर ने की, पर इससे ये पता चलता है कि वहां पे गुर्जर थे, पहले भी थे, अब भी हैं और हमेशा रहेंगे। और इससे ये भी पता चलता है हमें कि ये जो हो सकता है, ये नागर गोत्र जो है ये भी कुषाणों से इसी टाइम निकला हो। ऐसा नागर पहले भी थे मेरे हिसाब से, सुबाहु नागर मथुरा का राजा था, पर यहां से भी कोई ना कोई लिंक नागरों का है कुषाणों से, इससे साबित होता है। उसके बाद कुषाणों के जो मथुरा के आसपास जो अभिलेख हैं, कुषाणों के मथुरा में बहुत अभिलेख मिलते हैं, कनिष्क के बहुत अभिलेख मिलते हैं, उनमें उनको बैसिलेय कहा गया था। बैसिलेय एक टाइटल है, वो टाइटल जो है बैक्ट्रियन टाइटल है। बैक्ट्रियन जो बल्क क्षेत्र था, जो आपको दिखाया मैंने अभी, अफगानिस्तान का क्षेत्र था, उसको जो है बैक्ट्रिया बोलते थे। बैक्ट्रियन भाषा में जो बैसिलेय शब्द है, बैसिलेय शब्द का होता है महाराजाधिराज, मतलब राजाओं का राजा। तो ये मथुरा के आसपास जितने भी बैसिलेय मिलते हैं, ये उसी बैसिलेय शब्द टाइटल को अपनाकर कसाना, ये भी कसानाओं के ही वंशज हैं और ये बैसिलेय बने हैं। आप देखेंगे आपको मिल जाएंगे बहुत सारे वहां पे अभिलेख हैं जहां पे इनको बैसिलेय, बैसिलेय, बैसलेय कहा गया है। अब आप बताइए बैसिलेय और बैसिलेय में कितना फर्क है, बताएं आप। और जब उसको कॉमन बोलचाल की भाषा में बोलेंगे तो बैसिलेय को बैसिलेय ही बोलेंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद जी कुषाणों के जो सबसे एंड में जब कुषाण सिमटने शुरू हो गए थे तो उनके राजा मिलते हैं। एक राजा मिलता का नाम है चूहू। वो चूहू एक्चुअली हल्का सा मिटा हुआ है उनके सिक्कों पे। वो तो चू के बाद क्या था, छू के बाद ये शब्द क्या था, ये समझ नहीं आता पूरी तरीके से क्योंकि वो मिटा हुआ है। पर उसी राजा के समय के और उसी राजा से मिलते जुलते, इतने मिलते जुलते कि माना जाता है कि दोनों राजा एक ही थे। एक और राजा के सिक्के मिलते हैं, उस राजा का नाम है वासुदेव। और अब मैं आपको बता दूं कि जितने भी चौहान इस दुनिया में हैं वो अपना जो पुरखा है, सबसे पुराना पुरखा, वो वासुदेव चौहान को मानते हैं। तो ये चूहू और ये वासुदेव नाम ये कुषाणों से निकले, वासुदेव चौहान हैं। चौहान जो है यहाँ कुषाणों से चौहानों का उत्पत्ति होती है। खैर आगे बढ़ते हैं। खटाणा को मैंने आपको बता दिया कि जो खोटाण से आए वो अपने आप को खटाणा कहने लगे। इन्हीं खटाणाओं के जो है एक पूर्वज थे जिनका नाम था, जो आप खटानाओं से पूछेंगे जिनको इतिहास की जानकारी है तो बताएंगे कि हमारा पूर्वज था सबसे पहले कैदराय, जिसने सिकंदर से लड़ाई लड़ी, जिसने सिकंदर को टक्कर दी थी, कैदराय था। अब कैदराय के नाम पे कुछ जाति मिलती हैं वहां पे उसी क्षेत्र में जहां पे उसकी अलेक्जेंडर या सिकंदर से टक्कर हुई थी। वो जो जाति हैं वो अपने आप को किदराइट कहती हैं, किदराइट कहलाते हैं, किदराइट हूण। हूण नाम लगा, वो सिर्फ एक समझें कि भाषा का एक वो था कि भाई जो हिंसा ज्यादा करता है उसको हूण कहने लगते थे संस्कृत, तो उनको हूण की पदवी प्राप्त हुई। वो किदराइट थे, वो उसी केदार राय के वंशज थे, वो खटाणे थे। समझें, जो किडराइट हूण हैं उनकी उत्पत्ति खटाणों से है। मैं आपको बताऊंगा आगे कि और भी जो हूण परिवार थे उनकी उत्पत्ति भी खटाणों से है। इसीलिए खटाणे जयपाल शाही, जो शाही डायनेस्टी जो अल्कौन हूणों से, हेप्थलाइट हूणों के मिक्सचर से निकली थी, आज भी उस जयपाल शाही को पाकिस्तान अफगानिस्तान के जितने गुर्जर हैं अपना पुरखा मानते हैं, वही जयपाल शाही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चावड़ाओं की जो वंशावली देखते हैं, चावड़ा तो आप जानते ही होंगे, चावड़ा जिनसे बाद में चालुक्य बने, वनराज चावड़ा वगैरह, ये चाप गुर्जरों की एक शाखा थी जो बाद में पहुंची। इनकी जो वंशावली पढ़ते हैं तो उसमें भी एक इनके पुरखे का नाम कनकसेन लिखा हुआ है साफ साफ। अब उसका जो पीरियड है वो वेल डिफाइंड नहीं है, पर इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये कनकसेन वो कश्मीर का कनिष्क राजा ही है। तो चावड़ा भी अपनी उत्पत्ति कनकसेन से मानते हैं। ठीक है जी। उसके बाद एक बहुत पुराने राजा हुए हैं लक्ष्मण गुर्जर। ये 8वीं 9वीं शताब्दी के आसपास थे। 12वीं शताब्दी में कल्हण, राजकवि कल्हण ने, जो शंकरवर्मन के दरबार में राजकवि था कल्हण, उसने एक किताब लिखी 12वीं शताब्दी में, उसका नाम था राजतरंगिनी। उस राजतरंगिनी में उसने बताया है कि कैसे शंकरवर्मन कश्मीर के राजा ने तक्षशिला के राजा अलखना गुर्जर, जिसका नाम लखन गुर्जर था, को हराया। तो इसी लखन गुर्जर को, लक्ष्मण गुर्जर को अला खान गुर्जर कहते थे। और इसका एक पूर्वज जो इससे तकरीबन 600 साल 700 साल पहले पैदा हुआ, उसका नाम भी यही था, अला खान गुर्जर, और उसके नाम पे ही अलखौन हुन बने हैं। अलखौन, इसे अलकौन हुन बोलते हैं, कन्फ्यूजन से लोग, रेड हुन, चियोनाइट्स, अलखौन हुन, वो एक ही चीज है। उसको अलग अलग भाषाओं में अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम से पुकारा है, पर उनका खुद का नाम अलखौन हुन था क्योंकि वो अला खान के वंशज थे। अला खान जो है लक्ष्मण लखन गुर्जर था, उसका नाम अला खान उदादित्य के नाम से उसके सिक्के आज भी मिलते हैं, आप देखेंगे आपको मिल जाएंगे। उदयदित्य, नरेंद्रदित्य, अला खान, ये सब राजा थे उनके। ये नाम के हूण थे पर ये थे सारे के सारे कुषाणों से उत्पन्न हुए थे, क्योंकि ये लक्ष्मण गुर्जर वगैरह ये सब कुषाण शाह, किदराइट, अलकौन, ये सारे के सारे कुषाणों का ही एक भाग थे। ये सारे इतिहासकार इस बात को मानते हैं आज। ठीक है जी। उसके बाद उन्हीं अलकौन में से बाद में हूण जो भारत में आए, तोरमान, और जिसको शाही जबला कहते थे, और मिहिर गुल, मिहिर आप सूर्य का नाम है, आप समझ गए होंगे। तो तोरमान के भी कई इंस्क्रिप्शन मिलते हैं जिसमें कि उसने अपने आप को शुद्ध आर्य हिंदू बताया है। बहुत सारे मिलते हैं इसमें, उसने विष्णु की और सूर्य की पूजा की, और एक उसने वराह की मूर्ति की स्थापना भी की। जो लोग वराह के साइन को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उनको बता दूं कि वराह का जो सबसे पहला इस्तेमाल था वो तोरमान ने अपने ग्वालियर इंस्क्रिप्शन अभिलेख में एक मंदिर बनाया था, उस मंदिर पे किया था। वराह अवतार पे उसने इंस्क्रिप्शन लिखी थी और अपना नाम लिखा था। उसमें बताया था कि वो कैसे विष्णु का और सूर्य का भक्त है। नारायण के 10 अवतार की उसने मूर्तियां बनाई थी। इसमें आजकल अब सिर्फ 1 या 2 मूर्तियां बची हैं, एक वामन अवतार की और एक वराह अवतार की। खैर आगे बढ़ते हैं। ये तोमर जो है
तोमर बने हैं, इसी तोमरान तोरमान का जो नाम था, इसी शब्द से आप मान लिए तोमर जो बने हैं गुर्जरबाद में। तो ये तोमर, इन्होंने अपने एक अभिलेख में साफ साफ ये बताया, राजा महेंद्रपाल थे, प्रतिहार राजा, उन्होंने, उनके समय का एक अभिलेख है कुरुक्षेत्र के एक स्थान पेहवा पर। पेहवा में काफी सारे अभिलेख हैं, एक पिलर इंस्क्रिप्शन है, वो पिलर पे लिखा हुआ है। तो उसमें लिखा हुआ है कि तोमरों के एक पूर्वज शाही जवले ने एक राजा को खुश किया। अब ये शाही जबला शब्द सिर्फ और सिर्फ तोरमान के लिए इस्तेमाल हुआ है। हर जगह पर सारे जितने भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट हैं, जितनी भी स्टडीज हैं, सब इस बात से एकमत हैं। और यही वो पॉइंट है जहां पे इतिहासकारों ने हूणों और गुर्जरों को एक ही शाखा बताया और उनको जोड़ा, क्योंकि तोमरों की उत्पत्ति अगर उससे हुई है और महेंद्रपाल के समय में वो बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं प्रतिहारों का भी तोमरों से कोई ना कोई संबंध था निकट, ये भी सब जानते हैं। अच्छा चलो, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। ये तमगे को आजकल लेके बड़ा वो चल रहा है कि भाई कुषाणों का तमगा है, ये कोई चीनी सिंबल है, चीनी चिन्ह है। मुझे तो समझ नहीं आता ये चीनी चिन्ह किस तरीके से है। आप अगर उसको देखें तो ये कुछ लोग जो चतुर्शूल कहते हैं, पर ये नंदी पद है। नंदी पद जो है, नंदी शिव जी के बैल का नाम था, और ये उसका जो पद की जो छाप है उसको नंदी पद कहा जाता है। अगर हम गौर से देखेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ उसके पैरों की छाप है, ये कुषाण का तमगा है। और नंदी पद, अगर शिव जी के बैल के चिन्ह को कोई अपना तमगा बनाता है, शाही तमगा बनाता है, तो उसकी जाति, उसका धर्म क्या रहा होगा, इसमें कोई भी गुंजाइश मेरे ख्याल से रह नहीं जाती है। ठीक है जी, मैं दिखाता हूं आपको कुषाण का तमगा किस तरीके का था, आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। ये देखिए, ये कुषाण के तमगे हैं जी, शुरू से आखिर तक सारे तमगे जो इस्तेमाल किए हैं वो हैं, सोतरमेगस से लेके करपाइसिस, विमा करपाइसिस। अब ये जो वाला तमगा है ना, ये यहाँ पे साफ साफ ये लिखा हुआ है नंदीपद सिंबल, विमा करपाइसिस, जिसको विक्रमादित्य कहते हैं, उसके समय का है ये देखिए, ये नंदीपद बना हुआ है, लिखा भी हुआ है नंदीपद। ये सारे तमगे जितने भी आज तक, ये आखिरी जो तमगा बना, ये देखिए, ये वो भी है, कैसे कैसे बना, क्या क्या रूप था उसका, पूरी डिटेल इसके अंदर है, किस किस के राजा के टाइम में क्या क्या तमगे थे। ये देखिए, ये नंदीपद से बना है। नंदीपद कोई चीनी चिन्ह कैसे हो सकता है, आप बताएं, नंदीपद को चीनी चिन्ह कह रखा है। फिर उनके सिक्के देखते हैं जी, ये देखो जी, एक तरफ ये कुषाण राजा है जो यहाँ पे आहुति दे रहा है, यहाँ पे ये देखिए, ये आग में आहुति दे रहा है, और एक तरफ ये देखिए, ये नंदी बैल है, ये शिवजी हैं अर्धनारीश्वर रूप में, ये इनका त्रिशूल है, आप देखें ध्यान से। और इस सिक्के में जब इसको पढ़ते हैं तो लिखा होता है ओशिवो, वो शिव को ओशिवो बोलते थे क्योंकि उनकी भाषा में फर्क था। और देखिए, ये और सिक्के मिलते हैं कुषाणों के जी, ये देखिए, ये थोड़ा साफ है, इसमें शिव जी के देखिए पूरा साफ साफ दिखा रखा है कैसे कैसे। ठीक है जी, ये स्कंद कुमार, ये सारे वैदिक देवता हैं, मां सेनो, ये सारे वैदिक देवता हैं जी। ये देखिए, ये देखिए, ये चार हाथ में डमरू, एक हाथ में इनका शंख। ये आपको किस एंगल से कोई चीनी देवता लग रहा है, बताएं मुझे। ये साफ साफ पता चल रहा है ये नाना देवी है, जिसको नैना देवी कहा जाता है अब आजकल, ये उनका चिन्ह है। ये पुराने कुषाण के सिक्के हैं, कि ये कनिष्क के, वासुदेव के समय के सिक्के हैं। ठीक है जी, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये साफ हो गया कि उनका जो चिन्ह था वो चीनी नहीं था, वो शुद्ध आर्य था, शुद्ध हिंदू था, शुद्ध भारतीय था। भगवान शिव के बैल नंदी के पैरों की छाप से वो चिन्ह बना था। ठीक है, वो चीनी नहीं, वो हिंदू चिन्ह था, वो नंदीपद है, नंदीपद, वो समझिए हमारे लिए पूजा के योग्य है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब ये कहते हैं कि जी कुषाण तो बौद्ध थे, कुषाण हिंदू नहीं थे। तो भाई मैं हमको बताऊं, हिंदू नाम का उस समय कोई धर्म नहीं था, आज है, उस समय कोई धर्म नहीं था। अरेबियन और पर्शियन लैंग्वेज में सिंधु नदी के पार रहने वाले हर आदमी को हिंदू कहा जाता था, कहा जाता है।
क्योंकि उनकी भाषा में स नहीं था, तो वो स को ह से रिप्लेस करते थे। सप्ताह को हफ्ताह बोल दिया, सहस्त्रार को हजार बोल दिया, इसी तरह सिंधु को हिंदू बोल दिया। तो उस समय हिंदू कोई धर्म नहीं था। हिंदू आज एक धर्म है, आज एक पहचान है, पर पुराने समय की जब बात कर रहे हैं, जिस समय कुषाणों की बात कर रहे हैं, उस समय किसी का हिंदू बौद्ध होना बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। अब आपको बताता हूँ क्यों मैटर नहीं करता। देखिए, कनिष्क ने और कुषाणों ने ही बौद्ध धर्म को पूरी दुनिया में फैलाया। चीन में फैलाने का तो श्रेय ज़्यादातर उन्हीं को जाता है, ये सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों फैलाया, उसका कारण है। उसका कारण है, अश्वघोष ने बुद्ध चरित्रा लिखी है। अश्वघोष जो कि बहुत बड़े संस्कृत और बुद्ध, आपको मैंने बताया, मैत्रिकेता, अश्वघोष, दूरदर्शन नाम था उनका, 3-4 नाम थे उनके। तो अश्वघोष ने बुद्ध चरित्रा लिखी है। बुद्ध चरित्रा में साफ साफ लिखा है कि बुद्ध इक्ष्वाकु के वंशज थे और सूर्यवंशी आर्य थे। बुद्ध ने अपनी शिक्षा से नए धर्म को जन्म दिया, पर उनका खुद का धर्म आर्य था और वो सूर्यवंशी थे। अब बताएं मुझे। और दूसरी बात, क्योंकि वो सूर्यवंशी थे, आर्य धर्म के थे और इक्ष्वाकु वंश के थे, इसीलिए कनिष्क कैसे ना कहीं दूर का या पास के, वो कनिष्क के भी पूर्वज थे, इसलिए कनिष्क उनके धर्म को मानता था, इज्जत करता था। और इसीलिए उसने जो 4th अधिवेशन हुआ था बुद्धिज्म का, उसको प्रिसाइड भी किया था और बुद्ध धर्म को पूरी दुनिया में फैलाने में बहुत योगदान भी दिया था। हालांकि कनिष्क ने खुद को आर्य कहा, अपनी भाषा को आर्य कहा और शिव की, नंदी की, नैना देवी की, सूर्य की, इन सब की पूजा की और इन सबको अपने सिक्कों में, अपने अभिलेखों में बार बार बताया, दोहराया, दिखाया भी। ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से बहुत है, ये काफ़ी हो जाना चाहिए सबूत। और इसके अलावा भी अगर किसी को ऐसा लगता है कि भाई कोई सबूत चाहिए, कोई ऐसा कमी रह गई हो, तो गुर्जर परिवार का पेज है, उस पर डाल दो, मुझे पर्सनल मैसेज भेज दो, मैं दे दूंगा। मेरी किताबें हैं, मैंने किताब लिखी है, आपने देखी होगी, आपने शायद नाम भी सुना होगा। मैं दिखाया तो आपको, ये मेरी बुक है, गुर्जर आर्य विरासत के उत्तराधिकारी, हिंदी में है, ये इंग्लिश में है। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, मेरे लिए और मेरी जाति के लिए भी, कि ये किताब बहुत सारी जगहों पे, यूएस में, यूके में बहुत बहुत पढ़ी जा रही है। इसको बहुत बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं इसको लेके। बहुत 1-2 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिन्होंने इसको अपने कोर्स में ऐड किया है। पर मेरा ये किताब लिखने का जो मकसद है वो ये है कि हमारा जो युवा है वो अपने इतिहास को जाने, पहचाने, गर्व अनुभव करे, कोई गलत काम ना करे। जो इतिहास हमसे छीन लिया गया या हमसे खुद हमारी गलती से खो गया, उसको दोबारा से उसी ऊंचाई पर लेके जाना है। मेरा ये किताब लिखने का, मेरा आपके सामने लाइव आने का, ये सब कुछ कहने का सिर्फ यही मकसद है। मैं चाहता हूं कि जो युवा वर्ग है वो अपना इतिहास पहचाने, उस गर्व को अनुभव करे और हमें दोबारा वहीं लेके जाए जिसके हम हकदार हैं। उसके बाद अब अगर कोई कमेंट ऐसा है जो कोई सवाल जानना चाहता है तो मैं पूछे, मैं बताने को तैयार हूं। कोई ऐसा कमेंट, कोई क्वेश्चन किसी के दिमाग में आ रहा हो। आपको किताब चाहिए, आपको किताब ऑनलाइन मिल जाएगी। आप मेरी प्रोफाइल पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगी, आप सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगी। ये फ्री अवेलेबल है, हिंदी, इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में फ्री अवेलेबल है, ऑनलाइन है। आप इंग्लिश में इसका नाम है द फोरबियरर्स ऑफ द आर्यन लेगेसी, द गुर्जर्स, और हिंदी में इसका नाम है आर्य विरासत के उत्तराधिकारी। ये लिखा है एक भाई ने, कुषाणों से पहले भारत में गुर्जर नहीं थे क्या? भाई गुर्जर थे कुषाणों से पहले, मैंने आपको अभी समझाया कि भारत से ही गए थे वो खोतान। भारत से, उनके राज्य से महापद्म नंद ने जब उनको निकाल दिया तो उन्होंने खोतान बसाया, फिर वापस, यही तो झगड़ा था, इसीलिए तो वापस आए थे वो अपने राज्य को वापस लेने। भारत में गुर्जर थे। थैंक यू कृपाल भाई। भाई पृथ्वीराज चौहान के बारे में मैंने पूरा लेख लिखा है, मैं आप कहोगे तो इसी पेज पे डाल दूंगा आजकल में। उसमें जो वो स्थानवाचक बता रहे हैं वो चीज़ सॉल्व हो जाएगी, डोंट वरी। पृथ्वीराज रासो के बहुत सारे वंश, हम अभी कुषाणों के बारे में बात करें तो बेहतर होगा, क्योंकि पृथ्वीराज एक अलग विषय है, उस पर तो इतनी बड़ी चर्चा अलग से ही की जानी चाहिए।
भाई आप ऑनलाइन आपको इसका वर्जन मिल जाएगा किताब का, आपको इसकी हार्ड कॉपी तो नहीं मिल पाएगी, सॉफ्ट कॉपी ही अवेलेबल है इसकी। थैंक यू निर्मल डेटा जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लाइव, थैंक यू डॉक्टर सुशील भाटी आपका बहुत बड़ा योगदान है भाई ये किताब लिखवाने में जी भाई। महेंद्र सिंह दायमा पूछते हैं हिंदुस्तान उस समय तक कहाँ तक पहुंचा हुआ था, फैला हुआ था? भाई हिंदुस्तान नहीं कहें इसको, आर्यव्रत कहें। आर्यव्रत की परिधि कश्यप सागर तक थी। कश्यप सागर जिसको हम आज कैस्पियन सी बोलते हैं, वहां तक थी आर्यव्रत की परिधि। और एक समय तो ये मिस्र तक, अरब तक फैला हुआ था। अरब में आज भी भारतीय देवी देवताओं के चिन्ह, मूर्तियां मिलती हैं। आप मुझे भेजेंगे, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आपको मिल जाएगा। केपीएस गुर्जर जी, थैंक यू वेरी मच जी। पुष्पेंद्र वीर गुर्जर भाई, आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी ऑनलाइन, आप सर्च करेंगे आपको इजीली अवेलेबल है। मेरी प्रोफाइल पे आप जाएंगे तो वहां भी मैंने लिंक डाल रखा है। दोनों ही किताबें हिंदी और इंग्लिश में आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा। मेरी बहन है छोटी, भारती नागर जी, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। गुर्जर वोमनिया के नाम से उनका जो इनिशिएटिव चल रहा है, मैं उससे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, बहुत खुश हूँ। जिस तरीके से हमारे समाज के आधे हिस्से को जगाने का, आगे बढ़ाने का काम वो कर रही हैं, वो सच में इट्स रियली कमेंडेबल जॉब। और मैं बताना चाहूँगा कि पुराने टाइम के जो ग्रीक इतिहासकार एक लिखते हैं एक ट्राइब के बारे में, अमेज़ॉन, वो अमेज़न ट्राइब और कोई नहीं, हमारी गुजरियाँ ही थी। तो आज जितनी भी गुजरी हैं वो सारी एक एक गुजरी अमेज़ॉन है। बहुत बहादुर, बहुत महान इनका इतिहास है। जितना हमारा गुर्जरों का इतिहास है, उससे ज़्यादा महान इतिहास उन गुर्जरियों का है, उन माताओं, उन बहनों का है, जिन्होंने हमारा साथ दिया और हमें उस ऊंचाई तक पहुंचाया। और उम्मीद है कि अब दोबारा वो हमारा साथ दे के हमें उसी ऊंचाई तक पहुंचाएंगी जिसके हम हकदार हैं। भारती नागर जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और भी कोई अगर सबूत आपको चाहिए होता है तो आप मुझे भेजें। मेरे पास सारे ये जो एविडेंसेस हैं, आर्कोलॉजिकल कॉपीज़ हैं, मैं आपको उनके लिंक भेज दूंगा। आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी प्रूव करने में कुषाण गुर्जर थे या नहीं थे। आज के बाद ये डिसिसिवली प्रूव कर दिया गया है कि कुषाण गुर्जर थे। सिर्फ गुर्जर नहीं थे, वो सूर्यवंशी आर्य थे, राम के वंशज थे। अब देख लो भाई गुर्जर आर्य हैं, सूर्यवंशी हैं, तो कुषाण भी आर्य और सूर्यवंशी थे। ठीक है जी। तो मैं बिट्टू भाई आपका स्पेशल आपका थैंक्स कहना चाहूँगा, आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, यहाँ आने का मौका दिया। सारे भाइयों, सारी बहनों को अशोक हरसाना का राम राम। थैंक यू वेरी मच।